हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है ऑनलाइन 247। सीडीपी की जो क्रांति सीरीज चल रही है उसका ये थर्ड वीडियो है। कंप्लीट सेशन होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं जिन बिंदुओं पर वो आपके सामने हैं। हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। इसमें बात करेंगे सबसे पहले संज्ञान क्या है, व्हाट इज कॉग्निशन, समथिंग स्पेशल अबाउट पियाजे। पियाजे जी के बारे में कुछ अहम चीज़ें जानेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से, चाहे वो केबीएस का हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी का हो, चाहे एनवीएस को हो, या चाहे कोई भी टैट एग्ज़ाम हो, वहाँ पे पियाजे की थ्योरी पूछी जाती है। और कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिए जाते हैं जो ऐसा लगता है पढ़े हुए हैं बट क्लियर नहीं हो पाते, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। पर्सपेक्टिव ऑफ पियाजे, मतलब पियाजे का जो परिदृश्य रहा है, जो दृष्टिकोण रहा है, उसके बारे में जानेंगे। स्पेशली इक्विलिब्रियम माने संतुलन की अवस्था जो उन्होंने दी, उसके बारे में जानेंगे। स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, उन चारों अवस्थाओं के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में देखेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन, मतलब शैक्षिक उपयोगिताएं क्या है इस सिद्धांत की, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले संज्ञान क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, ये पियाजे जी के बारे में कुछ चीज़ें हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जीन पियाजे जी की एक बहुत ही प्राचीन फोटो है। इनका पूरा नाम जो था जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। ये नाम आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को पहली बार मिल रहा हो, बट इनका जो सही नाम है या पूरा नाम है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे है। ये चीज़ आपको नहीं जानने को मिली, जिन लोगों को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों को आगे कुछ चीज़ें नहीं जानने को मिलेंगी वो तब लाइक कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक था वो था कॉग्निशन, मतलब संज्ञान क्या है। देखिए, संज्ञान का मतलब इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि हमारी जितनी भी मेंटल स्किल्स हैं, जितनी भी मेंटल प्रोसेस हैं, मतलब मानसिक प्रक्रियाएं, उन सभी को हम क्या कह सकते हैं, संज्ञान। मेटा संज्ञान की बात भी आएगी, लेकिन वो आगे आएगी जब हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पे पियाजे का दृष्टिकोण, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं और कुछ चीज़ें पियाजे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऑडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक एक बिंदु, एक एक बात, एक एक सेंटेंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। पियाजे का जो दृष्टिकोण था, उन्होंने कहा था चिल्ड्रंस आर लाइक लिटिल साइंटिस्ट एंड एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। मतलब बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और अपने ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। मतलब शिक्षक ज्ञान उन्हें ठूंस नहीं सकता उनमें, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो एक छोटी सी बात हुई। अब यहाँ पे पियाजे के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। आइए देख लेते हैं जीन पियाजे का परिदृश्य क्या रहा है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है ये, ठीक है। पियाजे जी का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसके बचपन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका है बचपन की। पियाजे के सिद्धांत को विकासी अवस्था सिद्धांत ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे लिखने में दिक्कत होती है। तो विकासी अवस्था सिद्धांत मतलब डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है, ज्ञान के नेचर के बारे में बताता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, मतलब मानव ज्ञान का कैसे अर्जन करता है और कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब उनसे परिचित होता है, पहचानता है, प्रतीकों की मतलब सिंबल्स की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है, तथा व्यक्ति वस्तु के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आ रही है जो आगे भी आपको जानने को मिलेगी। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जीन पियाजे आखिर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। आपसे अगर कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड। इन्हें क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञानी, बाल मनोविज्ञानी, या आपके और ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो जीन पियाजे को बोला जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर, मतलब फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, मतलब कौन से बाद से, मनोविज्ञान के कौन से बाद से हैं पियाजे, आपसे अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना है कि संरचनावादी हैं। और संरचनावाद पर हमारा एनसीएफ भी आधारित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और एनसीएफ भी यही चीज़ मानता है कि बच्चों को एक्टिविटी का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें और बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, टीचर उनमें ज्ञान ठूसे करें। टीचर एक सुविधा दाता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, ये एनसीएफ भी मानता है।
ये संरचनावाद भी मानता है और ये पियाजे भी मानते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये एक अनिरंतर प्रक्रिया है। डिसकंटिन्यूअस मतलब निरंतर नहीं है, अनिरंतर मतलब स्टेजेस के थ्रू जाता है। स्टेजेस, इन्होंने डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं बताई, विकास की 4 अवस्थाएं बताई और उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। बट कुछ इनका परिदृश्य, जो इनका दृष्टिकोण रहा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं आप पॉइंट आउट ज़रूर कीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इन्होंने हेरिडिटी को मतलब आनुवंशिकता को विशेष महत्व दिया है। और आगे बात करते हैं, देखिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे ने इन 4 कारकों, कौन से 4 फैक्टर की बात की है, ऑप्शन में आपके इनमें से कोई एक नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई एक होगा और पूछेगा आपसे कि कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में से एक कारक है जिसे पियाजे ने महत्व दिया है। तो देखिए परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन, जब तक आपके हाथ पाँव में मजबूती नहीं आ जाती, परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, अब इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, पियाजे ने सामाजिक अंतःक्रिया को भी महत्व दिया है बच्चों के विकास में, बट इन्होंने कम महत्व दिया है। इन्होंने माना ये है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, बट सामाजिक अंतःक्रिया भी महत्वपूर्ण है, कम मात्रा में। इन्होंने ये नहीं कहा कि सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से ही बच्चे सबसे ज़्यादा सीखेंगे। बात करते हैं संतुलन की, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो इक्विलिब्रेशन मतलब व्यक्ति संतुलन की अवस्था में हो, उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं, पियाजे ने जो कहा है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। परिपक्वता के संबंध में इन्होंने क्या कहा है, रेडीनेस टू लर्न, मतलब सीखने के लिए तत्परता। सीखने के लिए तत्परता कहा है इन्होंने, ना कि ये कहा है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस किसका है, थॉर्नडाइक का है। इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब हमारा वो टॉपिक होगा लर्निंग मतलब अधिगम, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक का है, बट रेडीनेस टू लर्न मतलब सीखने के लिए तत्पर, ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने कहा है कि जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक अधिगम नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ के रखना है। और इन्होंने डेवलपमेंट टू लर्निंग की बात की है। डेवलपमेंट टू लर्निंग की बात की है किसने, जीन पियाजे ने। इक्विलिब्रेशन क्या है, मैंने कहा था आपको ये बेहतर ढंग से समझेंगे अपन आगे। इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन। अब संतुलन क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाना, मतलब द्वंद्व, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है उससे स्पष्टता की ओर जाना ही क्या है, इक्विलिब्रेशन है। अब पियाजे कुछ और चीज मानते हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट्स प्रोसीड्स लैंग्वेज, मतलब जो विचार है वो भाषा को निर्धारित करता है और भाषा को आगे भी बढ़ाता है। थॉट्स प्रोसीड्स लैंग्वेज एंड डिटरमाइन इट, विचार जो है, मतलब पियाजे का मानना है कि विचार पहले आएगा, विचार पहले आएगा, भाषा बाद में आएगी, विचार से भाषा आएगी, ठीक है। और यहाँ से बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है, जैसे पियाजे के अनुसार पहले भाषा आती है कि विचार आता है, पहले विचार आता है कि भाषा आती है, भाषा और विचार दोनों साथ में आते हैं, दोनों बाद में आते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। बट आपको क्लियर रखना है कि पियाजे के अनुसार पहले क्या आएगा, विचार आएगा, मतलब थॉट्स, इसके बाद लैंग्वेज आएगी। और ये थॉट्स यानी विचार ही भाषा के निर्धारक हैं। तो ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए एडॉप्टेशन और एक स्कीमा वर्ड भी आपको पियाजे की थ्योरी में मिलेगा। स्कीमा क्या होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। जैसे आप अपने दिमाग में कोई भी चीज़ रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल रखनी हो, एक आम भाषा में समझते हैं कि कंप्यूटर में कोई 2-3 फाइल रखनी हो जब आपको, और फाइल्स ज़्यादा पहले से मौजूद हों, तो आप क्या करते हैं, प्रॉपर फ़ोल्डर बनाना शुरू कर देते हैं ताकि आपको ढूँढने में आसानी हो। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में कुछ चीज़ों का स्कीमा मतलब पैकेट ऑफ स्कीम्स बने होते हैं। जैसे हमारे किससे क्या रिलेशंस है, उसका एक पैकेट या स्कीम अलग बना होता है। जानवरों के बारे में एक स्कीमा अलग बना होता है। अगर बात करें पौधों के बारे में तो एक स्कीमा अलग बना होता है। इस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, बट हमको जब याद करना होता है तो तुरंत वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। तो ये पूरा जो संगठन कहलाता है वही कहलाता है स्कीमा। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम एडॉप्टेशन मतलब अनुकूलन की। एडॉप्टेशन में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो होता है एसिमिलेशन जिसे हम बोलते हैं आत्मसातीकरण, और दूसरा है एकोमोडेशन मतलब समायोजन। अब देखिए एसिमिलेशन क्या होता है, पहली बार जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसे आप एज इट इज़ अपने स्कीमा में सेट कर लेते हैं या रख लेते हैं, वही कहलाता आत्मसातकरण। बट एकोमोडेशन की बात कब आती है, देखिए एकोमोडेशन की बात क्वेश्चन में अगर पूछा जाए चेंज होता है,
अपडेट होता है, मॉडिफाई करता है स्कीमा में, एडजस्ट करता है या मैनिपुलेट करता है, तो वो किसका उदाहरण होगा? वो फिर एकोमोडेशन में चला जाएगा। बट एज इट इज़ अगर ये वर्ड नहीं दिए हुए हैं, सीधे लिखा हुआ है, अपने मस्तिष्क में रख लेता है या अपने स्कीमा में जोड़ लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है आपका ये समायोजन। सबसे पहले कोई चीज़ के बारे में आपको बताया गया, किसी चीज़ के बारे में, तो उसे हम क्या कहेंगे? आत्मसात, क्योंकि उसे आपने उसी रूप में ग्रहण कर लिया और अब आप संतुलन की स्थिति में हैं। सपोज आपको बिल्ली के बारे में बताया गया कि ये 4 पैर वाला जानवर है, इसकी एक पूँछ होती है, म्याऊँ म्याऊँ करती है, आपने समझ लिया कि ये बिल्ली है और आप इसे आपने आत्मसात कर लिया। अब आप बैलेंस की स्थिति में हैं, बट उसी तरह का जानवर आपको देखने को मिल जाए 4 पैर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कुत्ता आपको देखने को मिला, तो आपके सामने एक नई परिस्थिति आ जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? कि इसके 4 पैर तो हैं, एक पूँछ भी है, लेकिन बिल्ली के बराबर नहीं है, बिल्ली से थोड़ा बड़ा है। इसके बोलने का या भौंकने ये जो आवाज़ करता है वो उसका तरीका भी अलग है, तो आप असंतुलन की स्थिति में हो गए। बट जब आपको कोई बताता है कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली से डिफरेंट है, ये इसकी प्रजाति क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जब बताई जाती हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने मौजूदा स्कीमा में थोड़ा-सा क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं, अपने स्कीमा को अपडेट करते हैं, उसमें मॉडिफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो आप समायोजन करते हैं उसमें कुल मिला के और इसके बाद आप बैलेंस की स्थिति में आते हैं। तो आई थिंक कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी भी अगर कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी गई हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है या जिक्र किया है? तो 4 अवस्थाओं के बारे में है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब संवेदी पेशी अवस्था, इसे ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी बोल दिया जाता है। ये कब से कब तक चलती है? 0 से 2 वर्ष। देखिए यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो आपको यही समझ लेना जरूरी है कि ये 4 अवस्थाएं हैं, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल, इसे हम पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस अवस्था में हमारे अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, वो भी आगे हम समझेंगे बहुत डिटेल में। बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला है। ये प्री ऑपरेशनल चलती है 2 से 7 वर्ष। और इसके बाद बात करें अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक, और ये चलती है 7 से 11 वर्ष। इसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या कभी कभी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी लिखा मिल जाएगा, तो ये 11 वर्ष से आगे चलती है। अब देखिए एक नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बच्चों की सोच वयस्कों से प्रकार में अलग है, मात्रा में समान होती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात की गई है कि मात्रा में समान होती है, मतलब अमाउंट जो होता है, क्वांटिटी जो होती है वो समान होती है, टाइप में अलग होती है, टाइप में अलग होती है, अमाउंट में सेम होती है। अब प्रकार में कैसे अलग हो सकती है वयस्कों से? जैसे वयस्कों की बात करें तो वयस्क अगर रोता है तो उसका रीज़न उसका ब्रेकअप हो सकता है या उसके लाइफ में कुछ और दिक्कतें हो सकती है। बट यहाँ पे अगर चाइल्ड कोई रोता है या बच्चा कोई रोता है, तो उसके जीवन की कुछ दिक्कतें हो सकती है। हो सकता है उसके कपड़े पहनने के ढंग से हो सकती है, उसके जूते पहनने के ढंग से हो सकती है, खाना खाने के ढंग से हो सकती है, वो अलग-अलग चीज़ें। तो दोनों की जो प्रकार हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं, बट मात्रा ही उतनी ही होगी सोच में। तो ये एक छोटी-सी चीज़ थी जिसे आपने समझा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और अब बात करते हैं संवेदी पेशी अवस्था, जो चलती है 0 से 2 वर्ष। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? देखिए बहुत प्यार से समझिएगा। सेंसेस आर टीचर, जैसे बात की गई है सेंसरी मोटर स्टेज है ये, संवेदी पेशी अवस्था। मतलब यहाँ पे जो हमारी सेंसेस हैं, वो हमारे शिक्षक होती हैं। ये कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा, बट स्टेटमेंट के रूप में इसे यूज़ में ले सकते हैं समझने के लिए कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। सेंसेस ही उसकी टीचर होती हैं। डेफर्ड इमिटेशन की बात की गई है। डेफर्ड इमिटेशन मतलब नकल करना, इसे अनुकरण भी बोल देते हैं। जैसे अगर बच्चा 1.5 साल का है और वो किसी को सेविंग करते हुए देखता है, उसके पापा जी अगर उसके फादर सेव कर रहे हैं, तो जब उसे आईना मिलेगा, यानी दर्पण जिसे आप बोल देते हैं, वो कोई ऐसी सामग्री ले लेगा और उसे भी अपने गाल में सेविंग के रूप में यूज़ करेगा। तो वो चीज़ क्या होती है? डेफर्ड इमिटेशन। अगर आपके घर के वयस्क जो हैं वो जूते चप्पल फेंक के उतारते हैं, तो बच्चे भी उसी तरह की नकल करेंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे डेफर्ड इमिटेशन के अंतर्गत आ जाएगी, मतलब बच्चा जो भी बड़ों को करते देखेगा वो वही चीज़ करेगा। आगे बात करते हैं ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है, यानी लक्ष्य केंद्रित व्यवहार क्या कहलाता है? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जैसे अगर बच्चा यहाँ पे बैठा है, ये चारपाई समझ लेते हैं इसे, और इसमें बच्चा बैठा है,
यहाँ पे चेयर है, बच्चे को ये नहीं पता होगी कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ पे अगर कोई खिलौना रखा है तो बस उसकी ओर आकर्षित होता चला जाएगा, उसे पकड़ने की कोशिश करेगा भले वो गिर जाए। तो बच्चा एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर और अपना बिहेव करता है, व्यवहार करता है, इसे ही लक्ष्य केंद्रित व्यवहार कहा जाता है। आगे बात की गई है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब वस्तु स्थायित्व की बात की गई है। वस्तु स्थायित्व पियाजे के कौन से चरण में उत्पन्न होता है या जिक्र किया गया है? देखिएगा, वस्तु स्थायित्व की बात की जाए अगर, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब, देखिए होता क्या है, बच्चे जब शुरुआती दौर में अपनी माँ को देखते हैं और इसके बाद जब नहीं देखते हैं, दोनों कंडीशन, जब देखते हैं और जब नहीं देखते हैं, तो जब वो नहीं देखते हैं तो उन्हें लगता है कि गायब हो गई माँ, और इसके बाद जैसे ही वो देखते हैं तो खिल उठते हैं, मतलब उन्हें लगा कि सामने वाली चीज़ पुनः उत्पन्न हो गई। मतलब जैसे अगर बच्चे की माँ है या उसके सामने कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपने चेहरे के सामने वो हाथ लगा लेता है तो बच्चे को लगता है कि जो चीज़ नहीं है वो दिख है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जैसे चेहरे के सामने से आप हाथ हटाते हैं, बच्चों को लगता है कि वो चीज़ पुनः प्रकट हो गई है। तो ये चीज़ कहलाती है वस्तु स्थायित्व, और धीरे धीरे, ठीक है, मतलब ये चीज़ उसकी हटती जाती है दिमाग से कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसका भी अस्तित्व है, यही चीज़ है वस्तु स्थायित्व। मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं देती है वो भी एग्जिस्ट करती है, यही चीज़ कहलाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपने समझ लिया। रिफ्लेक्स एक्शन की बात की गई है, अनुवर्ती क्रियाओं की। कितनी प्रकार की अनुवर्ती क्रियाएं हैं? अब देखिए यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था जो है उसकी 6 सब स्टेजेस हैं, मतलब 6 उप अवस्थाएं हैं। अब उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से भी कभी कभी डीप में क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे 6 सब स्टेज की अगर बात करें सेंसरी मोटर के, तो पहला है प्रतिवर्त क्रियाएं, 0 से 1 माह चलती है, माह के टर्म में बात की गई है। आप गलती से ईयर के टर्म में बिल्कुल भी टिक मत करिएगा अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिवर्त क्रियाएं मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, ये पहली स्टेज होती है सब स्टेज में। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय क्रियाएं, मतलब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, मतलब 1 से 3 माह तक चलती है, 0 से 1, 1 से 3। इसके बाद प्रतिवर्त क्रियाएं, प्रमुख वृत्तीय क्रियाएं, इसके बाद है गौड़ वृत्तीय क्रियाएं, मतलब सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये चलती है 4 से 6 माह। तो आपने इसे बेहतर ढंग से समझ लिया। अब इनको इतना ही याद रखना जरूरी है, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो आपको इतना जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में अगर डीप में जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा, बट इतना जानना सफिशियंट है। फिर इसके बाद चौथी स्टेज जो आती है गौड़ प्रतिक्रियाओं का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, ये 7 से 10 माह तक चलती है। और इसके बाद है तृतीय वृत्तीय क्रियाएं, ये चलती है 11 से 18 माह, और ये सबसे ज़्यादा टाइम तक चलती है। देखिए 11 माह से स्टार्ट होती है और 18 माह तक चलती है तृतीय वृत्तीय क्रियाएं। और लास्ट है अंतिम अवस्था यानी लास्ट स्टेज, ये 24 माह के लगभग प्राप्त हो जाती है। तो ये स्टेजेज आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? प्रतिवर्त क्रियाएं, प्रतिवर्त के बाद प्रमुख वृत्तीय क्रियाएं, इसके बाद गौड़, मतलब प्रमुख के बाद देखिए ये प्राइमरी कहला गई, ये सेकेंडरी कहला गई, और इसके बाद ये गौड़ प्रतिक्रियाओं का समन्वय, मतलब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा। और इसके बाद आएगी थर्ड, मतलब तृतीय वृत्तीय क्रियाएं, और इसके बाद लास्ट स्टेज। तो ये आपको ध्यान रखने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। प्रतिवर्त क्रियाएं, फिर प्रमुख वृत्तीय क्रियाएं, गौड़ वृत्तीय क्रियाएं। अब जब गौड़ वृत्तीय क्रियाएं हो गई तो गौड़ वृत्तीय क्रियाओं का समन्वय हो जाएगा, और उसके बाद तृतीय वृत्तीय क्रियाएं, और लास्ट के बाद अंतिम अवस्था, ठीक है, लास्ट स्टेज। अब बात कर लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या क्या होता है, भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। ये इसमें क्या होता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग लगाना बच्चा शुरू कर देता है, सकर्मक तर्क। अब ये क्या चीज़ होती है? जैसे बच्चा देखता है कि चंद्रमा गोल है, टायर गोल है, टायर जो पहिया होता है उसमें टायर जो लगा होता है रबड़ का या किसी चीज़ का, ठीक है, वो समझने की कोशिश करिए कि टायर किसी भी गोल चीज़ को अगर देखता है तो उसकी तुलना वो रोटी से करना शुरू कर देता है। रोटी गोल है, चंद्रमा भी गोल है, तो रोटी चंद्रमा के समान है, ये चंद्रमा रोटी के समान है, जिसका कोई तर्क नहीं होता, जबकि वास्तविकता इनसे बहुत दूर है, ना तो चंद्रमा रोटी है और ना ही रोटी चंद्रमा है। तो इन दोनों में देखिए कोई समानता नहीं है, बट वो एक तर्क लगाने की कोशिश करता है जो कि गलत होती है। अनुत्क्रमणीयता होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। बच्चे को अगर घर से स्कूल तक पहुंचा दिया जाए तो बच्चा स्कूल से पुनः वापस घर नहीं आ सकता, ये चीज़ होती है अनुत्क्रमणीयता। मतलब बच्चे रिवर्स में नहीं समझ पाते किसी चीज़ को। बात करते हैं अहम केंद्रितता की, इगोसेंट्रिज्म। ये पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड है, कोई भी इसमें आपको फॉल्ट देखने को नहीं मिल सकती, हो सकता है कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, उससे आप समझ जाइएगा। अहम केंद्रितता, इगोसेंट्रिज्म क्या चीज़ होती है? बच्चा अपने सामने जो भी चीज़ देखता है, अपने आसपास जो भी चीज़ देखता है, उसे लगता है सबके साथ वही चीज़ घटित होती है। जैसे अगर बच्चे ने देखा कि उसके पिताजी के
दाढ़ी या बाल सफ़ेद हैं, तो उसे लगता है कि सबके पिताजी के बाल या दाढ़ी सफ़ेद ही होते होंगे। और ये क्वेश्चन बाकायदा पूछा भी गया है किसी टेट एग्ज़ाम में। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट यही सेम क्वेश्चन था कि एक बच्चा या रमेश नाम दे दिया कि अपने पिताजी को देखता है कि उनके बाल सफ़ेद हैं, तो उसे लगता है कि सभी के पिताजी के बाल सफ़ेद ही होते होंगे। तो ये किस चीज़ का है? स्कीमा है, अहम केंद्रितता है, जीववाद है, या ट्रांसडक्टिव रीजनिंग यानी सकारात्मक तर्क है। इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चा जो समझता है उसे लगता है पूरी दुनिया में वही चल रहा है। ये चीज़ क्या कहलाएगी? अहम केंद्रितता कहलाएगी। बात करें अगर जीववाद की, एनिमिज्म की, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, यानी मैं कब से कब तक की बात कर रहा हूँ, 2 से 6 या 7 वर्ष तक के बच्चे क्या होते हैं, अगर गिर गए ज़मीन पे, तो जब तक ज़मीन को ना पीट दो, तब तक वो उन्हें लगता ही नहीं है कि इसे मतलब उसे संतुष्टि नहीं होती है। अगर बच्चा गिर जाता है और उसके बाद 2 चप्पल ज़मीन में ही पटक दो, तो उसे लगता है कि उसको भी मार पड़ गई और उसने मुझे गिराया। तो ये चीज़ होती है जीववाद, मतलब बच्चा हर वस्तु में जीवन देखता है। ठीक है? तो ये चीज़ कहलाती है एनिमिज़्म। संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंज़र्वेशन। यहाँ पे बच्चे में संरक्षण का अभाव होता है। उसे अगर एक 10 का नोट दे दिया जाए और 10-10 के सॉरी 1-1 के 10 सिक्के दे दिए जाएँ, तो उसे लगेगा कि सिक्के ज़्यादा हैं। तो ये संरक्षण का अभाव होता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे इनकी सब स्टेजेस की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सब स्टेजेस की, तो देखिए कौन कौन सी उप अवस्थाएं हैं। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक, मतलब प्री कॉन्सेप्चुअल, ये कब से कब तक चलती है? 2 से 4 वर्ष। और अंतरदर्शी अवधि मतलब इंट्यूटिव, जो 4 से 7 वर्ष तक चलती है। अब इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या होती है। इंट्यूटिव महत्वपूर्ण है जो आपसे। अंतरदर्शी अवधि, बच्चे इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 से 4 साल मतलब 2 4 5 6 7, यहाँ से 2 से 7 तक की बात की गई है। तो 4 से 7 वर्ष तक का बच्चा जो होता है, वो जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर सकता है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर सकता है, बट उसके पीछे वास्तव में क्या रीजनिंग लग रही है, वो उसके पीछे का नियम नहीं समझ पाता है। ठीक है? तो ये चीज़ कहलाती है अंतरदर्शी अवधि। अब बात करते हैं अगर मूर्त संक्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है? लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो मूर्त वस्तुएं हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। अगर 3 व्यक्ति को, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, बच्चा देखता है कि ये जो ए वाला है वो बी से बड़ा है और जो बी है वो सी से बड़ा है। तो यहाँ पे वो सीधा सीधा अनुमान लगा लेगा देख करके कि जो ए होगा वो सी से भी बड़ा ही होगा। जैसा कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है रिटन में कि ट्रांसिटिविटी जो होती है, ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी। अब ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं, ये बच्चे ऐसे नहीं लगा पाएगा कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा या नहीं होगा, ये अलग चीज़ है। बच्चा देख के समझ जाएगा कि ए जो है, ए इज़ ग्रेटर देन सी। यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझ लीजिए। CCSR, CCSR डेवलप्ड, मतलब सी फॉर कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण आ जाता है। अब उसे 10 का नोट दो और चाहे 1-1 के 10 सिक्के दो, दोनों को बराबर समझेगी। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण भी बच्चे को यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, डेवलप हो जाता है। सीरिएशन मतलब क्रमबद्धता, अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम, माने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को सेट करना बच्चा समझ जाएगा। और रिवर्सिबिलिटी मतलब उत्क्रमणीयता, जैसे हमने बात की थी कि जो पूर्व संक्रियात्मक का बच्चा होता है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा घर से स्कूल तक पहुंच तो जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते से, लेकिन लौट नहीं पाता। लेकिन अब मूर्त संक्रियात्मक में वो बच्चा रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा लौट करके। तो ये चीज़ कहलाती है उत्क्रमणीयता। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही डेवलप होता है, उसका नाम है हॉरिजेंटल डेकल एज, और इसके बारे में शायद ही कि आपको किसी ने बताया हो। जब आप बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे तो ये आपको चीज़ देखने को मिलेगी। अब यह तथ्य या हॉरिजेंटल डेकल एज या क्षैतिज डेकल आयु किस चीज़ को निर्धारित करती है, किस चीज़ को संदर्भित करती है? यह तथ्य यह इस तथ्य को संदर्भित करती है कि बच्चे में कार्य सीखने के तुरंत बाद उसे लागू करने की क्षमता नहीं होती। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या कही गई है? तथा विभिन्न संरक्षण संबंधी कार्य को हल करने के लिए बच्चे की क्षमता के संदर्भ में किया जाता है। इसका जो क्षैतिज डेकल आयु है, इसका प्रयोग बच्चे में विभिन्न संरक्षण संबंधी कार्य को हल करने की क्षमता के संदर्भ में किया जाता है। मतलब बच्चे में संरक्षण मतलब कंजर्वेशन की कितनी क्षमता है, उसके संबंध में क्षैतिज डेकल आयु का प्रयोग किया जाता है। और पियाजे ने भी इसका जिक्र किया है कि हॉरिजेंटल डेकल एज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप हो जाती है।
यहाँ पे देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल डेकल एज इज यूज्ड टू रेफरेंस टू चाइल्ड्स एबिलिटी टू सॉल्व डिफरेंट कंजर्वेशनल टास्क, मतलब संरक्षण संबंधी जो कार्य हैं उनसे उनके बारे में बच्चे की योग्यता को बताता है। आगे, डेकल एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इजार्ड क्लैपरेड ने किया था, जो कि स्विट्जरलैंड के बाल मनोवैज्ञानी थे और न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, और 1917 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इजार्ड क्लैपरेड ने, स्विट्जरलैंड के ही थे, जहाँ के जीन पियाजे थे। 1917 में किया गया था। और ये जो इजार्ड क्लैपरेड थे वो न्यूरोलॉजिस्ट भी थे। आगे बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पे डिस्कस करने के बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे भी बात करेंगे, और इस तरह से हमारा वीडियो एंड होगा आज का। लेकिन इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त सोच विचार आ जाते हैं बच्चे के अंदर 11 वर्ष के ऊपर, जो सामने चीज़ें नहीं भी दिख रही हैं उनके बारे में भी लॉजिक लगा सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब निगमनात्मक चिंतन, ये सारी चीज़ें लगभग मिलती जुलती हैं। और ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग मतलब परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन। एक सूक्ष्म विचार की बात की है, सूक्ष्म विचार बच्चे में कब कब उत्पन्न होते हैं? तो सूक्ष्म विचार का मतलब ये होता है अमूर्त सोच। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अमूर्त सोच विचार, निगमनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कब डेवलप होंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर चलती है। बात करें अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, तो देखिए, पियाजे मानते हैं कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खोज करने के लिए, इन्वेंशन नहीं कह सकते, डिस्कवरी के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए। देखिए, बच्चों को गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को गतिविधि के लिए मतलब एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बच्चों को। उम्र के अनुसार कैरिकुलम प्लान करना, मतलब बच्चों की उम्र के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करना। बच्चों को अन्वेषण का मौका देना, मतलब डिस्कवर करने का या एक्सप्लोर करने का मौका देना। और यहाँ पे बात की गई शिक्षक सुविधादाता है, मतलब टीचर एज अ फैसिलिटेटर है। अब देखिए, पियाजे का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, अनुक्रम का मतलब पैटर्न से, लेकिन उनकी गति रफ्तार अलग अलग हो सकती है। अब जैसे बात करते हैं कि शिक्षकों को अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, छोटे छोटे समूहों के लिए, गतिविधियों के लिए योजना बनाना चाहिए। हमने बात कर ली है कि मतलब एक्टिविटी में बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि एक साथ कक्षा के लिए। देखिए, एक साथ इकट्ठा कुछ नहीं कर सकते, एक्टिविटी और उम्र के अनुसार बच्चों को वहाँ पे एक्टिविटी करानी चाहिए। उनको एक्सप्लोर करने का, उनको डिस्कवर करने का मौका देना चाहिए। टीचर फैसिलिटेटर है, टीचर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेंगे। ये चीज़ इसमें कही गई है। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, और पियाजे की थ्योरी से मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा, और ना ही इससे ज़्यादा डीप में कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये क्रांति सीरीज का 3rd वीडियो था। ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो 6ठा वीडियो आएगा वो पियाजे की थ्योरी से ही संबंधित होगा, और भयानक क्वेश्चन लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। उसमें बात करेंगे बायगोत्स्की के बारे में। एक छोटा सा सिद्धांत है, छोटा सा नहीं कह सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है उसमें। लगभग 10 या 15 मिनट में सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।